Hello everyone, welcome to Maths at the channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Here we discuss daily important 10 question of CSIR NEET, IIT JAM, GATE and NBA JAM. Today we discuss the 10 question of linear algebra, modern algebra and 2 question from COV, that is calculus of variation. Now the first question, which is related to invertible matrix, that is non-singular. A matrix is said to be singular if their determinant is 0, or we say that a matrix is non-singular if product of A and B is equal to identity. Suppose there exists a matrix B such that A into B is equal to identity. Then we say that A is the inverse of B or B is the inverse of A. Both are inverse of each other. Now here we have a given A and B via n cross n matrix such that BA is equal to B square plus I minus BA square, where I is an n cross n identity matrix, and the question is which of the following is always true. That is, A is non-singular, B is non-singular, A plus B is non-singular and AB is a non-singular. मीन्स क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंडीशन दिया है, एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को देख के हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस कौन सा इसमें से जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा, या ए सिंगुलर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, या बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, या ए प्लस बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, या ए इंटू बी नॉन सिंगुलर है. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में. जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन ऑफ 111. गिवन ये दिया है कि बी ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस बी ए स्क्वायर है. इस कंडीशन का यूज करना है कि बी ए प्लस बी स्क्वायर आई माइनस बी ए स्क्वायर. अब इस बी को उठा के ये साइड लेके आएंगे. दैट मीन्स बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. टेक बी कॉमन from each term, that is a plus b plus a square, we get I. मीन्स इस b के लिए एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो गया सच दैट कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है I. तो देयरफॉर b and a plus b plus a square are invertible. That is नॉन सिंगुलर. अब क्योंकि ये क्वेश्चन बी पार्ट का है, 3 मार्क्स का बी पार्ट के, तो बी पार्ट में एक ही ऑप्शन राइट होंगे. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि बी इज ए नॉन सिंगुलर. तो ये तो हो गया सिंपल प्रूफ, क्योंकि बी के लिए एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो गई सच दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आई हो गया. दैट मीन्स कि बी और ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी होगा. अब ये कह रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कि ए भी यहाँ पे एक क्या है, ए इज ए नॉन सिंगुलर. दैट मीन्स इसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, या फिर ये भी इन्वर्टिबल होगा. तो उसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. या फिर ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढते ए और बी सच दैट कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, बट ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स ले ले ए 1 0 0 और B को सपोज ले लेते हैं 0 0 0 1, तो दैट मीन यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि A प्लस बी, सपोज A प्लस अगर B करेंगे तो ये होगा 1 0 0 1 प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर करना है और A का स्क्वायर लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि 1 0 0 है मतलब 1 0 0, और आपस में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो ये 2 0 0 1, जो कि एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. मतलब ये मैट्रिक्स अगर एक नॉन इन्वर्टिबल है तो ए के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो नॉन सिंगुलर तो बोल नहीं सकते. एक एग्जांपल है. या फिर डायरेक्ट यहाँ भी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के प्लेस पे एक जीरो मैट्रिक्स ले लो और बी के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो. अगर ए के प्लेस पे यहाँ जीरो मैट्रिक्स पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो,
ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जीरो मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि आई का स्क्वायर आई, बट यहाँ पे बी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद कह रहा है कि ए बी नॉन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जीरो मैट्रिक्स है, तो ए बी भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, बट ये सिंगुलर है। यहाँ पे कह रहा है कि नॉन सिंगुलर, कि ए बी नॉन सिंगुलर होगा, ऑप्शन से ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ए प्लस हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि इस कंडीशंस पे कि अगर ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो कि जिसमें ये तो नॉन इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल हो बट ए बी क्या हो, इन्वर्टिबल। तो मान लेते ए प्लस बी को कोई मैट्रिक्स ले लेते सी, सपोज ए प्लस बी को सी कहते हैं, और यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर। सपोज ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो है, बट हम ये कहेंगे कि जो सी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं 1 0 0, तो क्लियरली इट इज सिंगुलर, और ए को हम फिर से वही ले लेते हैं, सपोज इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पे, और इसको ये ले लेते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये अपने पास 0 0 1 0। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स लिया है सी, और यहाँ पे सी को हम क्या कह रहे हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी यहाँ पे ए प्लस बी है, तो सी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। और इस सी का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, दैट मीन्स ये सिंगुलर है, बट ये कह रहा है कि नॉन सिंगुलर होगा, तो ये ऑप्शन रन। ऐसे हम आइडेंटिटी, सपोज ए को आइडेंटिटी और बी को माइनस आइडेंटिटी भी लेके इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं कि आई है और ये माइनस आई है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक जीरो मैट्रिक्स होगा, मतलब ए प्लस बी जीरो मैट्रिक्स है, और ये इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर आई माइनस आई पुट करेंगे तो भी आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कैंसल। ऐसे यहाँ पे आई माइनस ये आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर फिर से आई होता है, यानी कि आई माइनस आई जीरो, मतलब RHS LHS सेटिस्फाई हो रहा है। बट ए प्लस बी यानी कि आई माइनस आई जीरो मैट्रिक्स विच इज सिंगुलर, बट ये कह रहा है कि नॉन सिंगुलर। तो काउंटर एग्जांपल का यूज करके हम ए सी और डी ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने प्रूव किया कि बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर काउंटर एग्जांपल है तो ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर काउंटर एग्जांपल नहीं है तो इसके हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है बी पार्ट का, तो एक ही क्वेश्चन इसका, एक ही ऑप्शन राइट होगा। अब ए यहाँ पे एक 5x4 मैट्रिक्स है, और ये कह रहा है विथ रियल एंट्री सच दैट कि ax इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, वेयर x एक 4x1 वेक्टर है और 0 एक नल वेक्टर है, देन रैंक पूछ रहा है। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम की वजह से यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर ax इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये कर्नल के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कर्नल a इज इक्वल टू 0, कर्नल a के पास सिर्फ एक जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स जो डायमेंशन होगा कर्नल ऑफ ए या फिर इसे नलिटी ऑफ ए, ये सपोज 0 हो गया, तो देयरफॉर नलिटी ऑफ ए, सपोज डायमेंशन ऑफ कर्नल ए को हम नलिटी ऑफ कहेंगे। ऐसे ही सपोज हम रैंक निकालेंगे ए का, तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बट यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं, 4, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस, क्योंकि नलिटी ऑफ ए यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ए इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास जो ए ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 कि v1 v2 अगर एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का तो इज नेसेसरली सबस्पेस। तो ये थ्योरम है, v1 v2 हमेशा ये सबस्पेस होता है, v1 v2 सबस्पेस तब होगा जब इसमें से दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन सिंपल हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर v1 सबस्पेस है v2 सबस्पेस है तो उनका लीनियर सम भी सबस्पेस होगा। d को हम डिस्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल v1 सबस्पेस है मतलब 0 बिलोंग करेगा v1 के अंदर, v2 सबस्पेस है मतलब 0 बिलोंग करेगा v2 के अंदर, बट जो v1 माइनस v2 डिफाइन किया वो ये कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर
V1 के अंदर है एंड x डजेंट बिलोंग्स टू V1, तो ऐसे सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेंगे, V1 अपॉन V2। तो देयरफॉर V या फिर V माइनस V2 के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो V1 के अंदर तो है बट V2 के अंदर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे वो सारे एलिमेंट जो V1 के अंदर है बट V1 के अंदर, सॉरी यहाँ पे V2 के अंदर नहीं होंगे। तो 0 V1 के अंदर बिलोंग कर रहा है क्योंकि V1 सब स्पेस है, 0 बिलोंग कर रहा है V2 जो कि सब स्पेस है। तो देयरफॉर अगर ये दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब ये 20 के अंदर नहीं हो सकता। और जिस वेक्टर स्पेस के अंदर अगर 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। V1 V2 हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई x एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब वो V1 के अंदर बिलोंग करेगा, V2 के अंदर बिलोंग करेगा। ऐसे अगर कोई y बिलोंग कर रहे हैं तो y V1 के अंदर बिलोंग करेगा, V2 के अंदर बिलोंग करेगा। अब x और y अगर V1 के अंदर है तो उनका सम V1 के अंदर होगा। x2 y2 अगर V2 के अंदर है तो उनका सम V2 के अंदर होगा। अब x1 y1 अगर V1 के अंदर है, x2 y2 सॉरी जैसे अगर कोई x V1 इंटरसेक्शन V2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो x है वो बिलोंग करेगा V1 को और जो x है वो बिलोंग करेगा V2 को। ठीक इसी तरीके से अगर हम y2 लेंगे तो इसका मतलब y बिलोंग कर रहा है V1 के अंदर और y बिलोंग कर रहा है V2 के अंदर, तो इन दोनों का सम भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि V1 सब स्पेस है तो देयरफॉर x प्लस y बिलोंग करेगा V1 को। ठीक इसी तरीके से V2 भी सब स्पेस है, इसका मतलब x प्लस y बिलोंग करेगा V2। तो दोनों का अब x1 V1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, अब सेम एलिमेंट V1 और V2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब xy V1 और V2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर x प्लस y बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V2। ऐसे स्केलर वाली प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा। V1 V2 के अंदर नहीं होता, एग्जाम्पल लेके हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे एलिमेंट 0x के फॉर्म में होंगे, सेकंड के सारे एलिमेंट सपोज x0 के फॉर्म में होंगे, तो जो यूनियन लेंगे एलिमेंट या तो 0x होना चाहिए या तो x0 होंगे। बट अगर इसका मैं एक एलिमेंट ले लूँ 0 1 और एक एलिमेंट ले लूँ 1 0, दोनों का सम करूंगा तो 1 1 आएगा और 1 1 तो इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट या तो इस फॉर्म में होंगे या तो इस फॉर्म में होंगे, बट ये किसी फॉर्म में नहीं, मतलब दोनों का जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये सब स्पेस नहीं हो सकता। तो A और C तो क्लियरली हम प्रूव कर सकते हैं सिंपल डेफिनेशन का यूज करके कि अगर x बिलोंग कर रहा है V1 V2 और y अगर कोई बिलोंग कर रहा है V1 V2 को तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर होगा। तो देयरफॉर A और C ऑप्शन राइट है, बाकी B और D ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये गेट का क्वेश्चन है, आई थिंक 2001 या 2002 का, कि कंसिडर द वेक्टर स्पेस R3 कि R3 के अंदर एक वेक्टर सब स्पेस लेना है और एक मैप है, दो मैप है कि F and G आर टू मैप वेयर F इज डिफाइंड एज कि X mod Z, G इज डिफाइंड एज X plus 1 Y minus 1 Z। तो सिंपल आपको याद रखना है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो हमेशा T के जितने भी पेयर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो हर एक टपल में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि उसमें एलिमेंट एक्स वाई इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, या फिर एक्स प्लस ए इस फॉर्म में, या फिर मॉड एक्स इस फॉर्म में, ये सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मीन्स उसके जितने भी एलिमेंट है हर एक टपल में वो सारे लीनियर होने चाहिए, और सिंगल टर्म जैसे कि सिर्फ x हो या फिर सिर्फ y हो या फिर x प्लस y हो, इस तरीके के टर्म्स होने चाहिए। x प्लस कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होंगे और सारे लीनियर होने चाहिए। बट यहाँ पे y वाला टर्म मॉड z है और मॉड z लीनियर नहीं होता, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। G में x प्लस ए फॉर्म का आ गया तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो याद रखना ऐसे एफ जी आर लीनियर रॉन्ग, नाइदर एफ नॉट जी राइट, जी लीनियर नो, एफ लीनियर नो, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। 105 T is a function defined from
सी रेस टू एन टू सी रेस टू एन, सी रेस टू एन से सी रेस टू एन में एक फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया या फिर लीनियर ऑपरेटर कह सकते हैं, और एक ही चीज गिवन है कि उसके पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे। तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, से आपको एक रिजल्ट याद रखना है। इफ λ1 λ2 solve up to λn are distinct आइगन वैल्यू, अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं देन A और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is always diagonalizable। अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो T या फिर मैट्रिक्स A इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, और या फिर सारे आइगन वैल्यू के जो आइगन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे करस्पॉन्डिंग। अगर सपोज डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो आइगन वैल्यू तो T हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि T इन्वर्टिबल होगा। अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो T क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। तो एक फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सपोज 3x3 का, और सपोज इसके आइगन वैल्यू है 0 1 2। सपोज उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 1 2 है, एंड वी नो दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द सपोज λ1 λ2 सपोज λ3। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दैट मीन्स 0 into 1 into 2, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो वो नॉन इन्वर्टिबल है, बट यहाँ कह रहा है कि इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि T इन्वर्टिबल आ गया तो बात छोड़ दो, एज वेल एज डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल तो है क्योंकि सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो डायगोनलाइजेबल है। ये कह रहे हैं नॉट डायगोनलाइजेबल, तो रॉन्ग। तो रिजल्ट याद रखना है, T is a diagonalizable if every eigenvalue are distinct, or if suppose some eigenvalue are not distinct, then their corresponding eigenvector must be linearly independent. Now the question number 106. 106 में 3x3 का एक मैट्रिक्स गिवन है with eigenvalue 1 -1 and 3, then ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए नॉन सिंगुलर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए नॉन सिंगुलर होगा, ए स्क्वायर प्लस 3a नॉन सिंगुलर होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस 3a इज नॉन सिंगुलर होगा। तो इसमें आपको सिंपल रिजल्ट याद रखना है जो ऑलरेडी मैं काफी लेक्चर में डिस्कस कर चुका। अगर सपोज लैम्बडा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, तो सपोज मैं इस मैट्रिक्स का एक पॉलिनोमियल बना लूं, तो इस पॉलिनोमियल का आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू होगी f ऑफ लैम्बडा। तो ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 -1 3 अगर ये आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A का, तो इन सारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 1, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 2 इज आइगन वैल्यू। ठीक इसी तरीके से -1 पुट कर देंगे वो आइगन वैल्यू होगा, और 3 पुट कर देंगे वो आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब अब आइगन वैल्यू क्या होता है, अभी हमने देखा कि डिटरमिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो अगर आइगन वैल्यू पे इफ देयर इज अ वन आइगन वैल्यू 0, दैट मीन्स द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0, determinant of that matrix is 0, that means matrix is singular. So therefore a matrix is said to be a non-singular if every eigen value must be non-zero. तो पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करने से तो कोई मतलब नहीं, 1 और 3 को मत पुट करो, डायरेक्ट -1 रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ -1 0, मतलब जो आइगन वैल्यू इसकी 0 है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। यहाँ पे माइनस है तो सपोज 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर -1, तो ये भी कैंसल, क्योंकि 1 अगर पुट करेंगे तो 0 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी।
यहाँ पे देखते हैं अब, अगर सपोज यहाँ पे मैं प्लस है तो पॉजिटिव वाला तो पुट ही नहीं करेंगे, -1 पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, -1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 -3 -2 होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन में एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब ये IIT जैम का क्वेश्चन है तो सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -2 होगा, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 4 होगा। बट यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 9, 9 - 9 0, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 6 लीनियर अलजेब्रा के। तो आज के क्वेश्चन काफी सिंपल थे। नाउ द 2 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न अलजेब्रा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z25। तो हमेशा याद रखना है, अगर हमें Zn से लेके Zn तक होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो सिंपल जीसीडी लेना है Nm का। ठीक है, तो यहाँ पे जीसीडी ले लेंगे Nm का, और अगर सपोज जीसीडी अगर 1 है तो वहां पे सिर्फ एक ही, देयर इज ओनली वन होमोमॉर्फिज्म, दैट इज आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, सिर्फ एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर एक्सेप्ट आइडेंटिटी और ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म को छोड़ के बोलेंगे तो एक भी नहीं होगा। बट यहाँ पे पूछा है सिर्फ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे Z12 25 और 12 और 25 का अगर हम सपोज जीसीडी निकालेंगे तो ये कितना होगा 1, तो therefore there is only one distinct homomorphism. Now the question number 108 कि the number of phi silo subgroup of S6, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिलो नंबर ऑफ सिलो सबग्रुप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। पहले हम क्या करते हैं, सपोज 108, सॉल्यूशन नंबर 108, पहले जी का ऑर्डर निकालेंगे। सपोज ग्रुप का ऑर्डर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी सिलो सब ग्रुप बोला है ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, S6 है तो S6 का ऑर्डर क्या होता है n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर इसको प्राइम फैक्टर में लिखे तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, यानी कि 3 स्क्वायर, यहाँ से 2 2 2 जा 4 और ये 4 4 जा 16, यानी 2⁴, और यहाँ से एक ये 5। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 सिलो सब ग्रुप होगा, 2 सिलो सब ग्रुप होंगे, 5 सिलो सब ग्रुप होंगे। तो नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप यानी n के सच दैट कि जो 1 + 5k है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, 144 को। तो यहाँ पे हम k के प्लेस पे अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, तो एक तो 1 डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 6 डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 3 16 नहीं, यहाँ पे 3 15 यानी 16 भी डिवाइड कर रहे हैं, फिर अगर 4 21 तो डिवाइड नहीं करेगा, फिर 5 25 6 31, और यहाँ पे अगर सपोज 7 पुश करेंगे 36। तो ये हमारे पास 4 चॉइस हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप या तो 1 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 16 होंगे, या फिर 36 होंगे। तो ऐसे केस में सिर्फ इस रिजल्ट का यूज करके हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप होंगे। तो यहां पे हम कुछ और रिजल्ट यूज करेंगे। तो पहला रिजल्ट ये है, एवरी p सिलो सब ग्रुप conjugate to each other। जितने भी p सिलो सब ग्रुप होंगे वो आपस में कंजुगेट होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। कंजुगेट मतलब x and y are said to be conjugate if x can be written as, जिसे हम कहते हैं कंजुगेट, मतलब आपस में ये दो कंजुगेट है कि g के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि x और y आपस में कंजुगेट है। नाउ अब एक और रिजल्ट यूज करेंगे, वी नो दैट
इन Sn every same cycle और सेम ऑर्डर या फिर सेम साइकिल के ग्रुप आर कंजुगेट, आपस में वो क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। तो Sn के अंदर जितने भी सेम साइकिल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे आपस में कंजुगेट होते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास 5 सिलो सब ग्रुप है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे जितने सब ग्रुप जिनका ऑर्डर 5 होगा, तो या फिर हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल 5। तो ये निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, पहले यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर का फैक्टोरियल अपॉन जितने का साइकिल, तो ये साइकिल कितना होगा 1 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, कितने टाइम कितनी साइकिल यहाँ पे 1, और उसी का फैक्टोरियल लेना है 1 फैक्टोरियल। 1 साइकिल कितना है 1, और जो भी यहाँ पे पावर होगा उसका फैक्टोरियल लेना है। तो मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 5, ये कैंसिल होगा। या फिर टोटल 720 में से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 144। मतलब ऐसे 144 एलिमेंट है जो आपस में कंजुगेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें सब ग्रुप ढूंढना है, और हर एक सब ग्रुप में, जैसे अगर मैं कोई भी एक सब ग्रुप ले लूं, उसके पास एलिमेंट कैसे होंगे, इवन, और बाकी जो 4 एलिमेंट होंगे वो इसमें से होंगे, 144 में से होंगे। बट एक एलिमेंट तो हमेशा आइडेंटिटी से होगा, तो यहां से ये कितने एलिमेंट लेगा 1। ऐसे सपोज S2 होंगे तो यहां से कितने एलिमेंट लेगा 4, इवन यहां से 4। तो आइडेंटिटी तो कंटिन्यू होंगे, और बाकी सब में से 4 4 4 4 एलिमेंट, यानी कि 144 में से हर सब ग्रुप में 4 एलिमेंट होंगे। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास टोटल 36 सब ग्रुप होंगे। तो 36 5 सिलो सब ग्रुप होंगे किसके अंदर, S6 के अंदर। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ S6 इज 36। तो ये था ग्रुप थ्री का क्वेश्चन। अब इसके बाद जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 एंड 110, ये दोनों क्वेश्चन COV का है, कैलकुलेशन पार्ट है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। कंसिडर द फंक्शनल j ऑफ y यहाँ पे दिया है, जिसमें f ऑफ x y y डैश की वैल्यू गिवन है कि y डैश प्लस y। पूछा है कि नो एक्सट्रीमल होगा, सेवरल एक्सट्रीमल होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू e टू माइनस x एज एन एक्सट्रीमल, या फिर कांस्टेंट होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे आइलर का इक्वेशन निकालेंगे। आइलर का इक्वेशन मतलब एफ वाई प्लस एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश। तो यहाँ पे y डैश प्लस y है, तो x वाला टर्म तो है ही नहीं, दैट मीन्स वो पार्ट तो जीरो। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ वाई, यानी कि यहाँ पे करेंगे y को 1। सिंपल हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना आइलर्स का कि एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो एफ वाई उसमें x वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ भी है, आंसर क्या आने वाले 0। तो एफ वाई बच रहा है, तो y वाला टर्म क्या है, सिर्फ y वाले टर्म सिर्फ यहाँ पे क्या है, y है ना। तो यहाँ पे अगर हम y वाले टर्म की बात की जाए तो सिर्फ y है, मतलब y डैश प्लस y। तो अगर y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और राइट साइड में 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर नो एक्सट्रीमल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर द कर्व एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल। तो यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शनल वैल्यू दी है कि आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई, जो एफ ऑफ वाई वाई डैश है वो रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स है, और दो इनिशियल कंडीशन गिवन है। और ये पूछ रहा है कि ये एक एलिप्स होगा, ये पैराबोला है, ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सेम एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश। तो यहाँ पे सिंपल y का टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स एफ वाई तो 0। तो देयरफॉर माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। और किसी का डेरिवेटिव अगर 0 है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल इसे कांस्टेंट ले लेंगे, ऊपर रूट दिख रहा है तो रूट के लिए स्क्वायर ले लेंगे। तो देयरफॉर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। फिर सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर उसको। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है
तो सिंपल हम इसे आगे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। और जिन्होंने भी स्टार्टिंग के जो 11 लेक्चर हैं, जिन्होंने भी नहीं लिया है, वो स्टार्टिंग का 11 लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी जो इस लेक्चर का जो PDF होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, वो टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से लिंक से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको डेली PDF और जो भी लेक्चर्स होंगे वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।